नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के YouTube डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हमने अब तक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित 2 वीडियो लेक्चर्स पिछले दिनों में डिस्कस किए हैं। उनके बारे में तमाम डिटेल में चर्चाएं की हैं। उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल। और मरुस्थल के हमने 2 भाग मुख्य रूप से डिवाइड किए थे, शुष्क मरुस्थल के रूप में और दूसरा हमारे पास अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। तो शुष्क मरुस्थल सबसे बड़ा भाग है हमारे पास मरुस्थल का। उसके 2 भाग हमारे पास मौजूद रहेंगे, बालुका स्तूप से युक्त भाग और बालुका स्तूप से रहित भाग। और उसमें भी हमने बालुका स्तूप से रहित जो भाग था हमारा, जिसको हमने हम्माद मरुस्थल बोला था, उस हम्माद मरुस्थल के बारे में पिछले वीडियो तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, शुष्क मरुस्थल का वो भाग जो बालुका स्तूप या सैंड ड्यून्स वाला है, रेत के धोरे या टीले वाला भाग है। तो उसके बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो पुनः मैं आपको उसी टॉपिक से जोड़ते हुए थोड़ा सा बता दूं कि मरुस्थलीय भाग जो था वो हमारा शुष्क मरुस्थल के रूप में, और इसी मरुस्थल को हमने नाम दिया था राठी प्रदेश के नाम से। तो राठी प्रदेश वाला भाग बोल सकते हैं या शुष्क मरुस्थल वाला भाग बोल सकते हैं। तो हमारा ये वो भाग था जहां हमारी वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा वाला क्षेत्र है उसी को हम बोल रहे थे शुष्क मरुस्थल या ड्राई डेजर्ट के रूप में, शुष्क मरुस्थल के रूप में। अब इस शुष्क मरुस्थल को हमने अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसके 2 भाग कर लिए थे। एक भाग इसमें हमारा वो था जहां बालुका स्तूप नाम की स्ट्रक्चर या संरचनाएं नहीं पाई जा रही थी, इसको हमने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का नाम दिया था। और ये हमारे टोटल जो शुष्क मरुस्थल है, हमारा जो कुल मरुस्थल है, कुल शुष्क जो मरुस्थल है हमारा, उसका 41.5% भाग है। 41.5% जो हमारा भाग है वो बालुका स्तूप से रहित भाग है, या वहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा जो इसमें पार्ट था हमारे पास, जहां बालुका स्तूप नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जा रही थी या सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, वो एरिया जो है वो हमारे टोटल शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। ये हमने कुल मरुस्थल की बात नहीं की है, ये हमने कुल मरुस्थल का जो भाग शुष्क मरुस्थल के रूप में था, जिसकी अमाउंट भी मैंने बताई थी, लगभग टोटल मरुस्थल का ये 57% के आसपास भाग जो है वो शुष्क मरुस्थल के रूप में था। अब इस 57 को अगर अपने 100% माने, 57 को अगर 100% माने, तो शुष्क मरुस्थल का 41.5% भाग इस 100% का क्या है, बालुका स्तूप से रहित है। और इसी 100% का 58.5% भाग जो है वो हमारे पास बालुका स्तूप से युक्त वाला भाग है। तो इस वीडियो लेक्चर में अब हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सारे बालुका स्तूप से युक्त वाले भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप शुरू करते हैं अपने बालुका स्तूप अपने आप में क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बालुका स्तूप क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप देखिए आप, जब भी पवन का प्रवाह होता है, हवा का प्रवाह होता है, तो पवन अपने साथ मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर मिट्टी के जो कण हैं उनको अपने साथ उठा के चलती है। तो पवन के साथ मिट्टी का प्रवाह जो है, इस क्रिया को हम बोल सकते हैं मिट्टी का परिवहन, मिट्टी का परिवहन। तो पवन के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में जब मिट्टी का परिवहन किया जाता है और यही मिट्टी किसी अवरोध के सहारे या किसी बैरियर के सहारे, मरुस्थल में कोई भी बैरियर हो सकता है हमारे पास, कोई झाड़ी हो सकती है, पेड़ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या कोई ऐसा पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, उसके आसपास जब भी अवरोध मिलता है पवन को, तो वो उस पूरी मिट्टी का निक्षेपण कर देती है, पूरी मिट्टी का निक्षेपण कर देती है। ये जो निक्षेपण या जो जमाव की क्रिया होती है, इसी क्रिया से बनने वाली जो संरचनाएं होती है उनको हम बालुका स्तूप कहते हैं। तो जनरली अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो बालुका स्तूप मरुस्थल में दिखाई देने वाली वो संरचनाएं हैं जो मिट्टी, पवन के द्वारा मिट्टी के परिवहन से और मिट्टी के जमाव या निक्षेपण से बनती है। तो बालुका स्तूप के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया जो रहती है वो पवन या मिट्टी के द्वारा, मिट्टी का पवन द्वारा मिट्टी के निक्षेपण की क्रिया रहती है। तो निक्षेपण क्रिया से बनने वाली संरचनाएं हैं। अब अपने बात करें कि राजस्थान के मरुस्थल में यह बालुका स्तूप का निक्षेपण या बालुका स्तूप का निर्माण किन विधियों द्वारा होता है, तो उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बालुका स्तूप के प्रकार क्या हो सकते हैं। राजस्थान में बालुका स्तूप कितने प्रकार के मिलते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बालुका स्तूप के प्रकार। ठीक, देखिए आप फर्स्ट पॉइंट पर अगर अपने देखें तो हम एक बालुका स्तूप पढ़ने वाले हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के नाम से। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। देखिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं हमारे पास।
देखिए सेम यही क्रिया जब हम पढ़ रहे थे कि पवन का प्रवाह जब होता है और पवन के साथ जब मिट्टी चलती है, मिट्टी का परिवहन होता है, और इस मिट्टी के समकोण पर या इस पवन के चलने की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर, देखिए आप पवन आके यहां टकराएगी तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो कोण है ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल है कहने का मतलब। तो जब पवन के चलने की दिशा के समकोण पर उसे कोई अवरोध मिल जाता है, समकोण पर कोई अवरोध मिल जाता है, तो उस अवरोध के सहारे पवन जो है वो मिट्टी का निक्षेपण करना शुरू कर देती है। तो इस क्रिया से बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, जो पवन के चलने की दिशा के समकोण पर बनते हैं, राइट एंगल पर बनते हैं, ऐसे जो बालू का स्तूप होते हैं उनको हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। ऐसे बालू का स्तूपों को अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं, जो पवन के चलने की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कहां बनते हैं इसकी चर्चा अपने अभी करने वाले हैं। पहले हम इनके निर्माण की क्रिया विधि को समझते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बाद में और कौन से बालू का स्तूप हो सकते हैं हमारे पास। देखिए इसी प्रकार का एक बालू का स्तूप हम पढ़ने वाले हैं बरखान बालू का स्तूप के नाम से। बरखान बालू का स्तूप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप रहते हैं बरखान, जिनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बरखान का निर्माण कैसे होता है, तो अगर मैं एक पॉइंट में सबसे पहले आपको यह कहूं कि बरखान बालू का स्तूप का निर्माण उसी प्रक्रिया से होता है जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बन रहे थे। कहने का मतलब पवन के चलने की दिशा में ही उसके राइट एंगल पे 90 डिग्री के कोण पर जो बालू का स्तूप बन रहे थे उनको अनुप्रस्थ बोल रहे थे। और जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं सेम उसी प्रक्रिया से बनने वाले बालू का स्तूप है हमारे पास बरखान। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप नहीं है। केवल अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की विधि जो होती है बनने की, वो सेम विधि जो है वो बरखान बालू का स्तूप में रहती है। तो बरखान बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये पवन का प्रवाह हो रहा है इस दिशा में, और इस पवन के प्रवाह के चलने की दिशा के उसी राइट एंगल पर 90 डिग्री वाले भाग पर देखिए आप यहां मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है। तो ये जो मिट्टी का निक्षेपण जो बीच में ज्यादा हो रहा है और इसका आगे की तरफ जो निक्षेपण है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं, इनकी आकृति अगर आप देखोगे तो अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है जिनकी दो भुजाएं होती है, पास दो आर्म्स होती है इसकी और दो भुजाएं अपनी होती है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच की अगर ये अपनी दूरी देखें कि एक औसत आकार बरखान का क्या हो सकता है, तो दोनों भुजाओं के बीच में लगभग 100 से लेकर 200 मीटर तक की दूरी होती है। कहने का मतलब बरखान बालू का स्तूप का विस्तार काफी बड़े क्षेत्र में होता है, एक बरखान बालू का स्तूप। जबकि अगर इसकी हाइट की बात करेंगे, अपने इसकी चौड़ाई की अगर अपने बात करेंगे तो ये लगभग 10 से लेकर 20 मीटर के बीच में रहती है। ठीक है, तो बरखान बालू का स्तूप एक ऊंचे बालू का स्तूप है, 100 से 200 मीटर के हाइट वाले बालू का स्तूप है, और इनका निर्माण जो है वो सेम उसी क्रिया से हो रहा है जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता था। कहने का मतलब इनकी जो आकृति बनती है वो इनको अनुप्रस्थ से अलग करती है। दो भुजाओं वाला बालू का स्तूप या सींग की तरह की दो भुजाओं वाला स्तूप जो होता है उसको हम बोल रहे हैं बरखान बालू का स्तूप। तो इसमें दो भुजाएं हमारे पास बरखान के रूप में रहेगी। अब देखिए आप, पवन जिस दिशा से आकर यहां मिट्टी का निक्षेपण करना शुरू करती है, तो देखिए बीच में मिट्टी का निक्षेपण ज्यादा है, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे मिट्टी का निक्षेपण कम होता जाएगा। तो ये वाला जो ढाल होता है बरखान बालू का स्तूप का, ये थोड़ा सा मध्यम प्रकार का ढाल है जिसको हम उत्तल ढाल बोल सकते हैं, उत्तल ढाल, या हम कह सकते हैं कि ये मंद ढाल है, मंद ढाल है, स्लो स्लोप है ये बरखान बालू का स्तूप का। इसके दूसरी तरफ वाला ये जो भाग है हमारे पास जहां भुजाएं आगे की तरफ बढ़ रही है, या इसके अंदर वाला ये जो भाग है हमारे पास, इसका ढाल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है और ऐसा ढाल अवतल ढाल होता है। अवतल ढाल कॉनकेव स्लोप होता है हमारा। और कहने का मतलब इस ढाल का जो एरिया रहता है या इस ढाल की जो प्रकृति रहती है वो रहती है तीव्र प्रकृति वाली, तेज ढाल वाला भाग होता है। तो बरखान का जो भाग बालू का स्तूप के सामने होता है या बरखान के सामने होता है, उस भाग के ऊपर पवन के सामने वाले भाग पर उत्तल ढाल मिलेगा, मंद ढाल मिलेगा, जबकि इसके दूसरी तरफ वाला जो ढाल है वो अवतल या तीव्र ढाल होता है। अब इस ढाल का प्रभाव क्या पड़ता है, इस ढाल की वजह से बालू का स्तूप जो होते हैं, बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं, उनमें गतिशीलता आ जाती है, उनमें गतिशीलता आ जाती है। कहने का मतलब यहां हवा का प्रेशर कम रहेगा, आगे की तरफ हवा का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो हवा का प्रवाह जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा,
यानी कि ये जो भुजाएं हैं दोनों बरखान बालुका स्तूप की, ये तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेगी। तो ऐसे जो बालुका स्तूप होते हैं वो गतिशील बालुका स्तूप होते हैं हमारे पास। और राजस्थान में जितने भी बालुका स्तूप मिलते हैं उनमें सर्वाधिक गतिशील जो बालुका स्तूप है, सबसे तेज गति से चलने वाले जो बालुका स्तूप है, वो हमारे पास बरखान बालुका स्तूप होते हैं। तो इन बरखान बालुका स्तूपों की गतिशीलता के कारण राजस्थान के अंदर एक हानिकारक घटना घटित होती है जिसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण की क्रिया, कहने का मतलब मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रसार हो रहा है, उस प्रसार के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो बालुका स्तूप होते हैं वो हमारे पास बरखान बालुका स्तूप ही होते हैं। यानी कि बरखान बालुका स्तूपों के कारण मरुस्थल जो है वो अपने स्थान से उन स्थानों की ओर मूव कर रहा है या उन स्थानों की ओर गतिशील हो रहा है जहां अभी तक मरुस्थल नहीं था। तो ऐसी जो क्रिया जहां पर मरुस्थल का प्रसार होता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण, या इसको हम बोल देते हैं मार्च ऑफ मरुस्थल। मरुस्थल का मार्च बोलते हैं अपने इसको। मार्च का मतलब मरुस्थल का एक जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ना या चलना उसका। तो मरुस्थलीकरण के अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाले बालुका स्तूप है वो हमारे कौन से रहते हैं? बरखान बालुका स्तूप रहते हैं। तो इस कारण से बरखान बालुका स्तूपों को हम राजस्थान में सबसे हानिकारक प्रकार के बालुका स्तूप बोलते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस बालुका स्तूप है ये हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं और मरुस्थलीकरण अपने आप में राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि बरखान जो बालुका स्तूप है वो राजस्थान के लिए, इकोनॉमी के लिए, आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक, तो ये रहते हैं हमारे पास बरखान बालुका स्तूप। अब ये कहां बनते हैं, किस एरिया में बनते हैं, इसकी अपने जस्ट इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। जब आप ये सारे कंसेप्ट समझ लोगे कि बालुका स्तूप कैसे और किस प्रक्रिया से बनते हैं, फिर अपने इसको आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बालुका स्तूप की फिर मैं बात करता हूं एक और बालुका स्तूप के रूप में, जिसका नाम मैं लिखता हूं अनुधैर्य बालुका स्तूप। देखिए तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं अब हम बालुका स्तूप का, अनुधैर्य बालुका स्तूप। अनुधैर्य बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है? देखिए जब पवन के चलने की दिशा के, जब पवन के चलने की दिशा के समानांतर, समानांतर या मैं ये कह दूं क्षैतिज दिशा में, अब की बार जो दोनों के बीच में कोण है वो 0 डिग्री का है। देखिए जिस दिशा में पवन का प्रवाह हो रहा है उसी सेम दिशा के अंदर बनने वाले जो बालुका स्तूप है उनको हम बोलते हैं अनुधैर्य बालुका स्तूप। कहने का मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो 0 डिग्री का रहता है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं समानांतर बालुका स्तूप, या इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या? क्षैतिज बालुका स्तूप। अब देखिए ये जो बालुका स्तूप है, इनके निर्माण को अगर अपने देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब इनकी जो शेप होती है वो लहरदार प्रकार की शेप होती है। कैसी शेप होती है? लहरदार प्रकार की शेप, इसलिए हम इनको लहरदार बालुका स्तूप भी बोल देते हैं। दूसरी बात, ये बालुका स्तूप एक के बाद इस तरीके से एक रेखा में बनते हैं, एक रेखा में बनते जाते हैं, इसलिए ऐसे जो बालुका स्तूप होते हैं उनको हम रेखीय बालुका स्तूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये पवन के चलने की दिशा के समानांतर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लहरदार रूप में बनते जाते हैं। तो ऐसे जो बालुका स्तूप होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अनुधैर्य प्रकार के बालुका स्तूप। तो पवन के चलने की दिशा के बिल्कुल साथ बनने वाले या क्षैतिज दिशा में, समांतर दिशा में बनने वाले जो बालुका स्तूप है उन्हीं को बोला जाता है समानांतर, क्षैतिज, रेखीय, या फिर हम इनको एक और भी नाम दे देते हैं देशांतरीय, देशांतरीय बालुका स्तूप भी बोल देते हैं हम इनके। तो ये वाले जो टाइप है हमारे पास, ये जो बालुका स्तूप के निर्माण की क्रिया है, ये हमारे पास कौन सी होती है? अनुधैर्य प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। नेक्स्ट अपने और डिस्कस करते हैं एक बालुका स्तूप का। देखिए एक नाम पढ़ने वाले हैं हम, सीफ। सीफ, सीफ प्रकार के बालुका स्तूप क्या होते हैं? देखिए जैसे हमने बात की थी कि पवन के चलने की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं, और जैसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं सेम उसी प्रकार की क्रिया से बरखान प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। तीसरे जो बालुका स्तूप हमने पढ़े अनुधैर्य प्रकार के बालुका स्तूप, तो जिस क्रिया से अनुधैर्य बालुका स्तूप बन रहे थे सेम उसी क्रिया से बनने वाले बालुका स्तूप एक हमारे पास होते हैं सीफ। तो सीफ निर्माण प्रक्रिया के अनुसार अगर मैं बताऊं, सिर्फ निर्माण प्रक्रिया के अनुसार, तो ये अनुधैर्य के समान ही बनने वाले बालुका स्तूप है। जैसे अनुधैर्य बालुका स्तूप बनते हैं उसी प्रकार के बालुका स्तूप जो हैं वो सीफ प्रकार के बालुका स्तूप है। अब ये बनते कैसे हैं और क्यों हैं? देखिए आप इनके निर्माण की अगर अपनी क्रिया देखेंगे तो जब पवन के चलने की दिशा इस प्रकार से हो जाए कि वो बालुका स्तूप के
समानांतर आगे की तरफ चले या 0 डिग्री के कोण पर चले, लेकिन बीच में कोई ऐसा अवरोध आ जाए, मान लो सपोज दैट ये पवन चल रही थी और इसके बीच में कोई बड़ा सा एक अवरोध खड़ा हो गया, तो अब हवा जो है वो इस अवरोध को काट नहीं पाएगी, तो साइड से होकर निकलना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब हवा जो चल रही थी, पवन जो चल रही थी, उसके चलने की दिशा क्या हो गई है, तिरछी हो गई है। वो पहले समानांतर चल रही थी बिल्कुल, अब बीच में अवरोध आने के कारण वो उस अवरोध को पार नहीं कर पा रही है, तो उसके साइड से निकलना शुरू कर देती है। यानी कि जब पवन के चलने की दिशा तिरछी हो जाती है, तब बालूका स्तूप की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ती है। वरना तो बालूका स्तूप जो बरखान प्रकार के बालूका स्तूप है, इनमें 2 भुजाएं थी हमारे पास, लेकिन जब एक ही भुजा आगे की तरफ बढ़े, तो आप देखिए जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में ये एक भुजा आगे की तरफ जा रही है। कहने का मतलब इसके निर्माण की क्रिया भी सेम वैसी हो रही है जैसे किसमें हो रही थी, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप में हो रही थी। पवन के चलने की दिशा के समानांतर ही इनका निर्माण हो रहा था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सीफ जो होते हैं वो अनुदैर्घ्य ही होते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन इनके निर्माण की जो क्रिया है वो सेम वैसी ही है जैसी अनुदैर्घ्य बालूका स्तूपों में हमने देखी थी। तो ये एक तरीके से पशु के सींग की तरह की आकृति वाली संरचना है, जिसमें केवल एक सींग जो है या एक भुजा जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस प्रकार के बालूका स्तूप हमारे पास क्या कहलाते हैं, सीफ प्रकार के बालूका स्तूप कहलाते हैं। अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इन्हीं दोनों वर्ड्स पे पूछा जाता है। मैं आपको सही बताऊंगा, एक तरफ आपको लिख देता है अनुप्रस्थ और दूसरी तरफ आपको लिख देता है अनुदैर्घ्य, और इनके समान बनने वाले बालूका स्तूपों के नाम पूछ लेता है आपसे। तो अनुप्रस्थ के समान बनते हैं उनको तो हमने नाम दिया है बरखान का, और जो अनुदैर्घ्य के समान बनते हैं उनको नाम दिया है हमने सीफ का। बस इतनी सी बात अपने ध्यान रखनी है आपको कि किस प्रकार से ये बालूका स्तूप बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने और बालूका स्तूप में आगे बढ़ते हैं अपने। अब एक बालूका स्तूप हम पढ़ रहे हैं, परवलयाकार बालूका स्तूप। परवलयाकार बालूका स्तूप, या हम इनको बोल सकते हैं पैराबोलिक बालूका स्तूप। इंग्लिश का वर्ड है पैराबोलिक बालूका स्तूप। पैराबोलिक बोल दो या परवलयाकार बोल दो। देखिए आप, हमने अभी बरखान पढ़ा था, और बरखान में हमने कहा था कि पवन के चलने की दिशा के बिल्कुल राइट एंगल पर 90 डिग्री पर जब 2 भुजाएं आगे की तरफ बढ़े तो ऐसा बालूका स्तूप क्या कहलाता है, हमारे पास बरखान कहलाता है। अब इस बरखान में तो दोनों भुजाएं पवन के चलने की दिशा के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब मैं इसी दिशा को रिवर्स कर दूं, उलट दूं, तो मेरे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की संरचना बन सकती है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे देखिए, इस प्रकार की संरचना बनती है जिसमें पवन के चलने की दिशा के सामने बालूका स्तूप की दोनों भुजाएं आ गई। ठीक है, यानी कि बरखान के जस्ट विपरीत स्थिति बन जाए, बरखान के जस्ट विपरीत स्थिति बन जाए। इस प्रकार के जो बालूका स्तूप होते हैं उनको हम बोलते हैं परवलयाकार प्रकार के बालूका स्तूप। अब इसको अगर अपने और रिवर्स करके बना के देखें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और ये संरचना सेम ऐसी है जैसे महिलाओं की बालों की जो पिन होती है, हेयर पिन होती है। तो महिलाओं की जो हेयर पिन होती है या बालों की जो क्लिप होती है, उसकी आकृति में बनने वाले बालूका स्तूप हैं, वही हमारे पास क्या होते हैं, परवलयाकार या पैराबोलिक बालूका स्तूप। तो इनके बारे में एक ये कंसेप्ट भी आता है कि महिलाओं की पिन की आकृति वाले बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं। और वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये वाली जो आकृति बन रही है आपके सामने, ये आकृति बन रही है, देखिए आप इस तरीके से, इसी को हम पैराबोला बोलते हैं, इसी को हम पैराबोला या परवलय बोलते हैं। कभी आपने किसी जेवेलियन थ्रो को भाला फेंकते हुए अगर देखा, या किसी मिसाइल की अगर लॉन्चिंग देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एक सीधी रेखा में नहीं जाती, बल्कि लॉन्चिंग के साथ वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है। ऐसे ही भाला जब जेवेलियन फेंकता है, नीरज चोपड़ा फेंकता है, तो वो भाला ऊपर की तरफ जाएगा और वापस फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है इसी को पैराबोला बोला जाता है। तो इस प्रकार की शेप वाले ये जो बालूका स्तूप होते हैं, जिनकी आकृति पैराबोला या हेयर पिन प्रकार की होती है, उनको हम बोलते हैं परवलय प्रकार के बालूका स्तूप। अब इन बालूका स्तूपों की विशेष बात यह है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले बालूका स्तूप है, सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से याद रख लीजिए कि महिलाएं जो है वो भी राजस्थान में लगभग पुरुषों के बराबर है। तो महिलाएं हर जिले में मिल जाती है, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें महिलाएं ना हो। इसका मतलब राजस्थान के सभी जिलों में मिलने वाले बालूका स्तूप है, सभी जिलों में मिलने वाले बालूका स्तूप है। तो इनके बारे में अपने को याद रखना है
कि राजस्थान में मिलने वाले अधिकतम बालू का स्तूप या राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में मिलने वाले बालू का स्तूप? सिर्फ मरुस्थलीय जिलों की बात कर रहे हैं हम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मरुस्थलीय जिले, ऐसे नहीं बांसवाड़ा के अंदर या डूंगरपुर में परवलय प्रकार के मिल जाएंगे। मरुस्थलीय जिलों के सभी जिलों के अंदर मिलने वाले ये बालू का स्तूप है। तो इनको बोला जाता है क्या? परवलयाकार बालू का स्तूप या पैराबोला प्रकार के बालू का स्तूप। तो बरखान के विपरीत बनने वाले या महिलाओं के हेयर पिन की आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने और बालू का स्तूप के एक दो प्रकार। देखिए, एक बालू का स्तूप हम पढ़ने वाले हैं तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा या स्टार शेप बालू का स्तूप, स्टार शेप बालू का स्तूप। देखिए, ये बालू का स्तूप कब बन सकते हैं हमारे पास? एक तारे की अगर आकृति आप देखेंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति मिल सकती है, इस प्रकार की। कहने का मतलब यह हुआ कि दो से अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप तारेनुमा बन जाते हैं, तारेनुमा। जब तक दो भुजाएं थी तब तक बालू का स्तूप बरखान प्रकार का था, और जैसे ही बालू का स्तूप दो से अधिक भुजाओं वाले बने, उनकी आकृति हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे ये तारे की तरह आकृति वाले। तो ऐसे बालू का स्तूप कब बनते हैं? तो इन बालू का स्तूपों का निर्माण उस अवस्था में होता है जब पवन के चलने की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहे, लगातार बदलती रहे। तो ऐसे जो बालू का स्तूप जो पवन के चलने की दिशा के लगातार बदलने के कारण बनते हैं, तो इनकी जिस दिशा से पवन चल रही है उसी दिशा में एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिस दिशा में चलती है वहीं से इसकी भुजाएं आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसकी संरचना लास्ट में हमें ऐसी दिखाई देती है जैसे ये क्या बन गया हो, तारा बन गया हो, स्टार बन गया। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप भी राजस्थान के मरुस्थल में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं वो अभी हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, फिर हम एक बात और करते हैं, एक और बालू का स्तूप हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं, देखिए इन बालू का स्तूपों को हम एक और नाम देते हैं श्रब कापिस, श्रब कापिस। और इन्हीं से संबंधित एक वर्ड हम और पढ़ने वाले हैं, नेबखा, नेबखा, श्रब कापिस और नेबखा। ये क्या होते हैं? देखिए आप, श्रब कापिस या नेबखा। देखिए, सपोज दैट हमारे पास पवन के चलने की ये दिशा थी और इस दिशा के सामने मान लो कोई एक छोटी झाड़ी आ गई, सपोज दैट, ठीक है, पवन के चलने की दिशा के साथ एक अवरोध आ गया। तो अब क्या होगा, पवन जो है वो इस अवरोध के पास, किसी भी दिशा से पवन चल रही हो, उस अवरोध के पास मिट्टी का निक्षेपण करना शुरू कर देती है। छोटी झाड़ी है, छोटी झाड़ी है, ये झाड़ी का रूप जो है वो छोटा है, कोई बड़ी वनस्पति या बड़ा पेड़ नहीं है। ये मरुस्थल में अक्सर झाड़ियां ही मिलती है अपने को, पेड़ों के नाम पर या वनस्पति के नाम पर। तो जब पवन जो है वो किसी झाड़ी के पास या झाड़ी के नजदीक मिट्टी का निक्षेपण करना शुरू कर देती है, तो इससे बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हीं को अपने बोलते हैं श्रब कापीज के नाम से। तो श्रब कापीज जो है ये एक प्रकार के झाड़ी या किसी छोटे पेड़ के पास बनने वाले बालू का स्तूप है। और जब इसी प्रकार के बालू का स्तूप इस पेड़ के पीछे की साइड में बनने शुरू हो, पीछे की साइड में जमाव होना उनका शुरू हो जाए, जैसे कभी अपने मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट में अपने देखते ही, जैसे कोई मकान है मान लो, तो अभी जब आंधियां चलेगी या अभी जब हवाएं तेज गति से चल रही है इसी मई जून के महीने में, तो उस समय क्या होता है, उस मकान के सहारे पीछे की साइड में हमें एक रेत का टीला बनता हुआ दिखाई दे जाता है। ठीक है, अगर आप अपने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वाले इलाके में विशेष रूप से इस प्रकार की संरचनाएं अभी गर्मी की छुट्टियों के दौरान हमें विशेष दिखाई देगी। ठीक है, तो विशेष रूप से मैं कहूंगा कि वहां नौकरी करने वाले जो टीचर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं कि वो स्कूल में ही रहते हैं, और जब वो स्कूल में दोबारा छुट्टियों की समाप्ति के बाद जाएंगे 24 जून को, उस समय वो देखेंगे कि उनका जो मकान है जहां वो रहते थे उसके पीछे की साइड में या गेट के आगे की साइड में एक बहुत बड़ा रेत का टीला उन्हें दिखाई देगा। तो माटसा को जाते ही पहले सबसे पहला काम अपना बैग छोड़कर और वो टीला जो है उसकी सफाई करवाने का काम करना पड़ेगा, तब जाके अपने गेट में से एंटर हो पाएंगे मकान के अंदर। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं जो किसी अवरोध के साथ बनते हैं या उसके पास बनते हैं, उनको बोला जाता है श्रब कापीज के नाम से। और यही बालू का स्तूप जब किसी अवरोध के पीछे वाली साइड में बनते हैं, पीछे की तरफ बनते हैं, तो उन्हीं बालू का स्तूपों को हम बोलते हैं नेबखा के नाम से, नेबखा के नाम से। तो ये दो बालू का स्तूप छोटी प्रकार के बालू का स्तूप है, बड़ा आकार नहीं है इनका, छोटा आकार है। चलिए एक पॉइंट हम और पढ़ लेते हैं इनके साथ ही, एक बालू का स्तूप का प्रकार और पढ़ लेते हैं, नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप।
ठीक है। वास्तव में ये बालूका स्तूप का कोई प्रकार नहीं है, नेटवर्क प्रकार कोई बालूका स्तूप का प्रकार नहीं होता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जब बालूका स्तूपों की हमें लगातार एक श्रृंखला मिलती है, या एक श्रृंखला के अंदर हमें, या एक चेन या एक श्रेणी के रूप में हमें लगातार बालूका स्तूप मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो बालूका स्तूप होते हैं जो लगातार एक श्रृंखला के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हीं को बोला जाता है नेटवर्क प्रकार के बालूका स्तूप। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमें बालूका स्तूप के 8 प्रकार दिखाई देते हैं मरुस्थल वाले क्षेत्र में, 8 टाइप के बालूका स्तूप हमें दिखाई देते हैं। अभी 8 प्रकार के बालूका स्तूप हमें कहां बनते हुए दिखाई देंगे, किस एरिया में बनते हुए दिखाई देंगे, अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालूका स्तूप है, ये हमें कहां दिखाई देंगे, अनुधेरे कहां दिखाई देंगे, बरखान कहां दिखाई देंगे, इन सब के बारे में हम कॉमनली एक डायग्राम के माध्यम से बात कर लेते हैं। देखिए, आप राजस्थान में बालूका स्तूपों के प्रकार हमें कहां कहां कैसे दिखाई दे सकते हैं, उनके एक जनरल सा इंट्रोडक्शन अपने ले लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो रेतीला मरुस्थल था वो हमारे पास कहां था, जैसलमेर वाली साइड में। इसी को हमने नाम दिया था किसका, इर्ग या अर्ग का। इसी प्रकार से इस मरुस्थल का विस्तार मैंने बताया था आपको, बाड़मेर वाली साइड से लेकर के इस ठीक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ बीकानेर तक हमें यह मरुस्थल विस्तारित मिल जाएगा। तो ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा बालूका स्तूप हमें दिखाई देंगे। तो इसी एरिया के अंदर, इसी बॉर्डर वाले इलाके में अगर मैं इस समय की बात करूं आपके सामने, तो यहाँ जो राजस्थान वाला भाग है वो गुजरात के साथ टच करता हुआ पार्ट है हमारा। तो अब इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक है, आप देख ही रहे होंगे, टेम्परेचर हमारा 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो रखा है। तो जैसे जैसे ये तापमान हाई होता जाता है, इस स्थान पर प्रेशर जो है, दबाव जो है हवा का, वो कम होता जाता है, क्योंकि हवा गर्म होती जाती है और गर्म हवा या तो ऊपर की ओर उठती है या साइडों में फैलती है। तो इसकी वजह से उस एरिया में हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता है। और इधर से ये जो पवनें हैं समुद्र की तरफ से चलने वाली, जहां टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम है इस स्थान की तुलना में, तो यहाँ टेम्परेचर कम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा दबाव जो है वो हमारे मरुस्थल की तुलना में ज्यादा है। तो सागरीय भाग से अब जो पवनें चल रही है, जिनको हम सामान्य भाषा में इस समय आंधियां बोल सकते हैं अपने, तो ये जो पवनें चल रही है, ये पवनें इस मरुस्थल को जब पार करती है या इस मरुस्थल के साथ टकराती है आकर के, तो ये अपने साथ बालूका स्तूप जो है उनको बनाती भी है और आगे स्थानांतरित भी करती है। तो विशेष रूप से ये दोहरे या टिले जो है ये हमें बनते हुए दिखाई देते हैं मार्च से लेकर के जुलाई के महीने या जून के महीने तक। तो इनका निर्माण कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस रूप में होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसलमेर वाला साइड है, तो यहीं से मैं इन बालूका स्तूपों की संरचना आपके सामने बनानी शुरू करता हूं। देखिए, आप इन पवनों के चलने की दिशा के समानांतर इसी प्रकार से लहरदार रूप में बनने वाले बालूका स्तूप, तो मैंने आपको बताया था कि लहरदार प्रकार के जो बालूका स्तूप होते हैं वो पवन के चलने की दिशा के समानांतर बनते हैं। इस दिशा से पवन चल रही है, इसी दिशा में लहरदार रूप में बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो अनुधैर्य प्रकार के बालूका स्तूप हैं, ये बालूका स्तूप हमारे पास कौन से हैं, अनुधैर्य प्रकार के। तो अनुधैर्य प्रकार के बालूका स्तूप सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में इस प्रकार के बालूका स्तूप हमें ज्यादातर इस एरिया में दिखाई देंगे। इसके अलावा भी दूसरे जिलों में मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बाड़मेर में नहीं मिलेंगे या जोधपुर में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक इनकी संभावना जो है वो हमें इस एरिया में दिखाई देती है, जैसलमेर वाले एरिया में। अब अगर आप आगे बात करें अपने, तो अगर पवन के चलने की दिशा के समकोण पर सामने की साइड में, समकोण पर सामने की साइड में अगर हमें बालूका स्तूप बनते हुए दिखाई दे, इस तरीके से पवन चल रही है इस दिशा में, और पवन जिस दिशा में चल रही है उसके 90 डिग्री के कोण पे आपको दिख रहा होगा, पवन तो ऐसे चल रही है और ये ऐसे बन रहे हैं, ये ऐसे चल रही है पवन और ये ऐसे बन रहे हैं। तो इस प्रकार के बालूका स्तूप जो पवन के चलने की दिशा के समकोण पर बनते हैं, जैसे मेरे सामने ये दीवार है और पवन अगर इस तरीके से चल रही है तो इस दीवार के साथ टकराएगी तो इसके सहारे निक्षेपण करेगी मिट्टी का। तो ये जो सहारे निक्षेपण हो रहा है, यानी कि इस प्रकार के बालूका स्तूप है, इनको हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ प्रकार के बालूका स्तूप। अनुप्रस्थ प्रकार के बालूका स्तूप, तो ये बालूका स्तूप जो है ये जैसलमेर और इसके ठीक आगे शुरू होते हैं हमारे पास। जैसलमेर वाली साइड में तो मुख्यतः हमें दिखाई देते हैं अनुधैर्य प्रकार के बालूका स्तूप, लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार के समकोण वाले बालूका स्तूप दिखाई देंगे। तो ये एरिया अगर अपने टारगेट करें तो ये एरिया कौन सा रहता है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, जोधपुर वाली साइड है ना। इसके बाद में फलोदी, नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें फलोदी में,
विशेष रूप से ये अपने को सबसे ज्यादा मिल सकते हैं बीकानेर के पुगल एरिया में। देखिए आप, ये विशेष टारगेटेड लोकेशन है एग्जामिनर के लिए, पुगल वाला क्षेत्र, ठीक है, बीकानेर के पुगल वाले क्षेत्र में, या इससे भी आगे चलें अपने तो गंगानगर का दक्षिणी भाग अनूपगढ़ वाला, या अपने सूरतगढ़ वाला एरिया कह सकते हैं, अपने अनूपगढ़ वाला एरिया कह सकते हैं इसमें। और अपने गंगानगर में बात, हनुमानगढ़ में बात करें तो रावतसर वाला जो क्षेत्र है, रावतसर अपना है ना, पल्लू वाला एरिया, ब्रह्मसर वाला एरिया, उस एरिया में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप हमें दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप है जो पवन के चलने की दिशा के क्या बन रहे हैं, समकोण पर बन रहे हैं। ठीक, अब अपने तीसरी बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ी थी, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप, देखिए आप, बरखान बालू का स्तूप के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। जब ये बालू का स्तूप हमारे पास दो भुजाओं वाले हैं, इस प्रकार से, जिसमें पवन के चलने की दिशा के साथ बनने वाले बालू का स्तूप है। पवन के चलने की दिशा के साथ या उनके समकोण पर है। तो देखिए आप, टकरा तो पवन समकोण पर ही है, देखो बीच में आपका निक्षेपण हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है मिट्टी का। तो इस प्रकार के ये जो बालू का स्तूप है, ये स्थानांतरित प्रकार के बालू का स्तूप है। तो ये स्थानांतरित प्रकार के बालू का स्तूप जाके इकट्ठे मिलेंगे हमें ज्यादा शेखावटी वाले इलाके, शेखावटी वाले इलाके। और शेखावटी का सबसे ज्यादा मरुस्थलीय जिला हमारे पास कौन सा रहता है, चूरू। कौन सा रहता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो गतिशील बालू का स्तूप है, ये एक जगह जाके इकट्ठी अवस्था में ज्यादा मिलते हैं। तो बरखान का जो मुख्य एरिया रहता है, बरखान का मुख्य एरिया रहता है हमारे पास शेखावटी। और शेखावटी में भी अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट रहता है हमारे पास कौन सा, चूरू। चूरू जिले में ये सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, शेखावटी में बरखान का स्वरूप सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यही मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो आप, जब ये बालू का स्तूप स्थानांतरित हो रहे हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो पवन के चलने की दिशा मोस्टली यही है हमारे पास। तो इधर तो ये हमारे पास अरावली खड़ी है, तो ये पूर्व की तरफ तो नहीं आने देगी इनको, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अरावली जो है उसमें भी गैप है, बीच बीच में अंतराल है, बीच बीच में टूटी हुई श्रृंखलाएं हैं बीच बीच में। तो वहां से ये बालू का स्तूप जो है वो पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी कि इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो पूर्व की तरफ भी हो रहा है। हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं इसको, राजस्थान में मरुस्थलीकरण और कैसे वो मरुस्थल का मार्च हो रहा है, तो उसमें हम देखेंगे। तो इस साइड में तो ये अपेक्षाकृत कम मिलेंगे, तो फिर ये किस साइड बढ़ेंगे, हरियाणा वाली साइड बढ़ेंगे। ठीक है, हरियाणा वाली साइड में। अब जहां हरियाणा और चूरू की बॉर्डर लगती है, हरियाणा क्या है, थोड़ा सा सिंचाई के मामले में और अन्य आबादी के मामले में थोड़ा सा अवरोध वाला एरिया है हमारे पास, जहां मरुस्थल आसानी से प्रसारित नहीं हो सकता। तो लास्ट में क्या है, ये चूरू की जो बॉर्डर जो हरियाणा के साथ लगती है, इस क्षेत्र में जाकर ये बालू का स्तूप एक के बाद एक श्रृंखला बनानी शुरू कर देते हैं, एक चेन बनानी शुरू कर देते हैं। तो चूरू और हरियाणा वाली बॉर्डर पर जाकर बालू का स्तूप की हमें जो एक श्रृंखला दिखाई देती है, इसी श्रृंखला को हम बोलते हैं नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप। तो यहां बन रहे हैं ये हमारे पास जो सबसे लास्ट प्रकार हमने पढ़ा था, नेटवर्क प्रकार वाला बालू का स्तूप, वो वास्तव में वही एरिया है जहां जाकर मरुस्थलीकरण का प्रसार रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। तो वहां ये बॉर्डर के रूप में एक साथ नेटवर्क बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अब तक हमने जो बालू का स्तूप डिस्कस कर लिए हैं वो अनुधेरे प्रकार के बालू का स्तूप, सबसे ज्यादा जैसलमेर वाले इलाके में। दूसरे हमने डिस्कस कर लिए हैं अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, है ना, इधर बाड़मेर वाली साइड में भी हमें दिखाई दे जाएंगे, यहां भी। तो ये यहां दिखाई देते हैं हमें। तीसरे प्रकार के जो बालू का स्तूप हमने डिस्कस किए हैं वो है हमारे पास बरखान प्रकार के बालू का स्तूप। और चौथे जो अभी हमने बात की है वो नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप होंगे, जो हरियाणा और चूरू की बॉर्डर वाले इलाके में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो हमें और भी बालू का स्तूप दिखाई दे जाएंगे। देखिए आप, इनके बारे में हमने सबके बारे में बात कर ली है, लहरदार के बारे में और के बारे में। ठीक है, सीफ प्रकार के बालू का स्तूप, ये कहीं भी बन सकते हैं मरुस्थल के अंदर, जहां भी कोई एक ऐसा अवरोध बीच में खड़ा हो जाए और उसके साथ मिट्टी का निक्षेपण शुरू हो जाए एक साइड में, तो सीफ तो कहीं भी दिखाई दे सकते हैं हमें। ठीक, आगे और बढ़े अगर अपने परवलयाकार प्रकार के बालू का स्तूप, इनके बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं ये, तो इनका स्पेशल कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं हमारे पास। और देखते हैं अपने, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, तारानुमा या स्टार शेप बालू का स्तूप। तो ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, हवाओं की दिशा कहाँ ऐसे बदलती हुई दिखाई देती है। तो ये याद कीजिए, इससे पहले का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था हम्माद मरुस्थल वाला, हम्माद मरुस्थल वाला जो हमने डिस्कस किया था,
उसमें हमने देखा था कि बीच का एक ऐसा एरिया है जहां पर रेत नहीं पाई जा रही है, जो पथरीला है, पथरीला है। तो इस पथरीले मरुस्थल के साइड में जो हमारे पास मरुस्थल है इरक वाला, साइड में जो मरुस्थल है इरक वाला, वहां हमें इस प्रकार से हवा की दिशा बदलती हुई दिखाई देगी। तो मोस्टली ये जैसलमेर में ही बनते हैं, जैसलमेर में ही इनकी सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है तारानुमा वालों की। और ये अगर पथरीले मरुस्थल के एरिया हमने देखें तो मोहनगढ़ वाला एरिया था हमारे पास, पोखरण वाला एरिया था हमारे पास। तो पोखरण और मोहनगढ़ के साइड वाला जो क्षेत्र है, जो रेतीला मरुस्थल है, इर्ग वाला मरुस्थल है, उस एरिया में हमें ये दिखाई देते हैं। और दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहता है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़, सूरतगढ़। तो ये दो मुख्य जगह या दो मुख्य लोकेशन पर मिलते हैं हमारे पास, सूरतगढ़ वाली लोकेशन पर, और दूसरा हमारे पास जैसलमेर की इर्ग वाला क्षेत्र जो हम्माद मरुस्थल के साथ टच करता हुआ है। वहां पवनों की दिशा लगातार परिवर्तित होती है इसी रूप में। तो वहां तारेनुमा आकृति वाले बालू का स्तूप हमें दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद में कोई बालू का स्तूप शायद अपना शेष नहीं रहा है। श्रब का पीच कहीं भी बन सकते हैं मरुस्थल में, झाड़ी के पास, नेबखा कहीं भी बन सकते हैं मरुस्थल में, झाड़ी या पेड़ के पीछे, किसी अवरोध के पीछे। और लास्ट हमने नेटवर्क बालू का स्तूप जो है उनको डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के 8 बालू का स्तूप हमें दिखाई देते हैं। अब इनको अपने थोड़ा सा पीपीटी के ऊपर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप, इसकी बात कर रहे थे अपने सबसे पहले। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति वाले हैं, 2 भुजाओं वाले बालू का स्तूप होते हैं। तो इस प्रकार से बनाई रखी थी हमने 2 भुजाएं इसकी, जो आगे से तीखी हैं। देखिए आप, इसका निर्माण जो है वो उसी क्रिया से हो रहा है जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बन रहे हैं। सारी बातें डिस्कस कर ली हमने। जिस ओर से पवन आती है, जिस ओर से पवन आ रही है, इसके सामने वाला ढाल जो है ये उत्तल ढाल है, यानी कि ये मंद ढाल है, मंद ढाल के रूप में। जिस दिशा में आगे की दिशा में जा रहा है ये वाला, ये अपने आप में अवतल ढाल होता है, और ये क्या होता है, तीव्र ढाल होता है इसका। इसके बाद में बरखान की चौड़ाई अगर अपने बात करें, दोनों भुजाओं के बीच की ये दूरी देखें अगर अपने, तो ये रहती है लगभग 100 से लेकर 200 मीटर। और इनकी हाइट अगर अपने देखेंगे तो ये रहती है लगभग कितनी, 10 से 20 मीटर के आसपास। यानी कि इसका एक एक जीरो हटा दें अपने, तो 10 से 20 मीटर ये हाइट हमारे पास आ जाएगी। सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिखाई देते हैं, शेखावटी में। और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कहाँ है, चूरू में। इसके बाद इनकी विशेषता ये भी है कि सर्वाधिक गतिशील प्रकार के हैं, इसलिए मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो बालू का स्तूप है वो कौन से, बरखान बालू का स्तूप है। फिर हमने डिस्कस किया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो पवन के चलने की दिशा के समकोण पर बनने वाले, राइट एंगल पर बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, उन्हीं को हमने बोला है अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप। तो ये हमें दिखाई देते हैं बाड़मेर, जोधपुर, और ये लोकेशन देखिए आप, पुगल वाली। इसके बाद में हनुमानगढ़ का रावतसर, चूरू, सूरतगढ़ वाले एरिया के अंदर भी हमें ये दिखाई दे जाते हैं। फिर अपने आगे टारगेट करते हैं अनुधेरे, इसी को हमने बोला था रेखीय, इसी को हमने बोला था लहरदार, और इसी को हम बोल सकते हैं पवनानुवर्ती, पवन प्लस अनुवर्ती, यानी कि पवन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में बालू का स्तूपों का निर्माण हो रहा है, पवनानुवर्ती। तो ये मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के क्या हो रहा है, समानांतर हो रहा है। जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में इनका निर्माण हो रहा है, 0 डिग्री के कोण पर हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा मैंने आपको बता ही दिया है, जैसलमेर में मिलते हैं, और ऊंचे ऊंचे रेत के दौरे होते हैं ये। तो इनके बीच में क्या होता है, कई बार छोटा स्पेस या बीच का रास्ता निकल आता है, जहां से गडरिए या हम भेड़ चराने वाले या ऊंट पालक जो है वो अपने काफिले लेके निकलते हैं, ऊंटों के, पशुओं के। तो ऐसा जो मार्ग होता है उनको वो लोग गासी या कारवां मार्ग बोलते हैं, गासी मार्ग या कारवां मार्ग। तो ये गासी या कारवां मार्ग जो होता है, ये 2 अनुधेरे बालू का स्तूपों के बीच की क्या होती है, निम्न भूमि होती है, जहां से वो आसानी से अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ठीक, सॉरी। इसके बाद में देखिए आप तारानुमा बालू का स्तूप, स्टार शेप। तो ये रेतीले मरुस्थल में बनते हैं जहां हवाएं क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, हवाओं की दिशा लगातार बदलती है। तो ये न्यूनतम इनमें कितनी भुजाएं हो सकती है, 3, 2 से अधिक, संख्या 3 ही होगी। तो 2 से अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप है ये। सर्वाधिक ये कहां मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। और एरिया टारगेट करें तो ये एरिया देखिए आप, मोहनगढ़ और पोखरण वाला क्षेत्र है हमारे पास। फिर इसके बाद में कहां मिलते हैं ये हमारे पास, सूरतगढ़ वाले क्षेत्र में, गंगानगर वाले क्षेत्र में। फिर ये अपने इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप, पैराबोलिक, परवलयाकार, इन्हीं को हम बोलते हैं बालों की क्लिप की आकृति के, हेयर पिन क्लिप शेप के बालू का स्तूप। और ये बालू का स्तूप बनते हैं तो बरखान के विपरीत बनते हैं। जैसे बरखान तो आगे की तरफ बढ़ रहा था, और ये हवा के ठीक सामने ऐसे खड़े रूप में बनते हैं, इस तरीके से सामने मिलते हैं। दोनों भुजाएं जो है वो पवन के चलने की दिशा के ठीक अपोजिट होती है। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं। इस कारण राजस्थान में इनकी संख्या जो है वो भी क्या मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है, सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं।
फिर देखिए आप सीफ प्रकार के बालू का स्तूप, जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए, मतलब पवन के चलने की दिशा क्या हो जाए, तिरछी हो जाएगी। तो तिरछी क्यों हो जाती है उसका कारण मैंने आपको बताया। तो वहां जो बरखान की एक भुजाई आगे की तरफ बढ़ पाती है, तो ऐसे जो बालू का स्तूप होते हैं उनको बोलते हैं सीफ, जहां एक भुजा आगे की तरफ जा रही थी। अब ये बरखान, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, बरखान अनुप्रस्थ के समान बनते हैं और सीफ जो होते हैं वो अनुधेरे के समान बनते हैं, लेकिन समान नहीं होते हैं ये, सिर्फ बनने की प्रक्रिया समान होती है इनकी। फिर देखिए श्रब कापिज, झाड़ी व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप, उसके नजदीक बनने वाले बालू का स्तूप, तो अभी हमने डिस्कस किए थे ये। और या इन झाड़ियों के पीछे या इनके चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, नेबखा प्रकार के बालू का स्तूप बोल देते हैं। और सबसे अंत में हम पढ़ा था हमने नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप। तो एक ही दिशा में जब बालू का स्तूपों का स्थानांतरण होता है, जैसे हमने बरखान का देखा था, तो वहां क्या करते हैं, उनकी एक चेन बन जाती है, उनकी एक श्रृंखला बन जाती है, एक के बाद एक के बाद एक लगातार मिलते हैं वो। तो ऐसी श्रृंखला वाले बालू का स्तूप नेटवर्क प्रकार के, हालांकि ये बालू का स्तूप का कोई प्रकार नहीं है, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं हिसार और चूरू वाली सीमा पर, हरियाणा के साथ जो चूरू की बॉर्डर लगती है उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस प्रकार के सीरीज वाले बालू का स्तूप हमें दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बालू का स्तूप क्या होते हैं, बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है और बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कोई आरपीएससी का या अधीनस्थ बोर्ड का पेपर नहीं होता है जिसमें बालू का स्तूप से क्वेश्चन नहीं बनता। तो आप इस मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत सावधानी से शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की, समझने की कोशिश करना। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं होगा जो अपने इस वीडियो लेक्चर से बाहर होगा। जरूरत है इम्तिहान से इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने की और उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी बहुत अच्छी वीडियो सीरीज हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का हौसला, आप लोगों का साथ मुझे इसी प्रकार से मोटिवेट करता रहे। जल्दी ही राजस्थान के अंदर बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी, तो उन भर्तियों में सफलता वही व्यक्ति हासिल करेगा जो अभी से जाग रहा है, अभी से तैयारी को लेकर जागरूक है और अपनी तैयारी को धीमी गति से ही सही लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। और इस तैयारी को आगे बढ़ाने का एक माध्यम गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ का ये यूट्यूब वीडियो चैनल है। तो इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप शुरू से 2 सब्जेक्ट की क्लास अभी चल रही है, 1-2 सब्जेक्ट की क्लास और शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो आपकी तैयारी को निश्चित दिशा, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स के साथ हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमेशा मेरा साथ यूं ही बनाए रखिए, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए। मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।